उसने एक और गोली खाई जो मेरी माँ ने खुद अपने हाथों से बनाई थी। उसकी शक्ति तुरंत बढ़कर सुनहरे केंद्र स्तर के बीच पहुंच गई। मैं उसका घमंडी भाव देख रहा था और याद आया वो सारी बातें जो मेरी माँ ने मुकाबले से पहले मुझसे कही थी। तुम मुझसे नाराज मत होना, मैंने वो सब चीज़ें न्यान न्यान को दे दी हैं। वो बचपन से ही प्रतिस्पर्धी है, अगर तुमसे हार गई तो उसे बहुत बुरा लगेगा। ये सुनकर मैं हंसी रोक नहीं पाया, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं था कि मेरा स्तर पहले ही बहुत आगे निकल चुका था और वो सारी चीज़ें मेरे लिए कुछ मायने नहीं रखती थी। प्रतियोगिता की घंटी बजी। गुनियान ने पहले हमला किया। वो बहुत प्यारी सी मुस्कान के साथ बोली, मैं तुम्हारे साथ कोई मेहरबानी नहीं करूंगी। उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि तलवार सीधे मेरे चेहरे की तरफ आ गई। मैं हिला नहीं, बस जब तलवार की नोक मेरी नाक से आधा इंच दूर थी तो मैंने हल्का सा सिर झुका दिया। फिर तलवार मेरे बालों के पास से निकली, कुछ बाल कटकर जमीन पर गिर गए। वो पूरी तरह चौंक गई, उसे यकीन नहीं हुआ कि मैं इतनी आसानी से बच गया। दूसरी तरफ मेहमानों वाली जगह पर मेरे पिता ने हल्का सा माथा सिकोड़ा, जैसे उन्हें कुछ पसंद ना आया हो। मेरे भाई हाथ बांधे मुंह बनाकर बैठा था, जैसे कह रहा हो बस ऐसे ही बच पाओगे क्या। गुनयान की प्रतिक्रिया बहुत तेज थी। एक हमला खाली जाते ही उसने कलाई घुमाई, तलवार सीधे मेरी गर्दन की तरफ आई। ये हमला पहले से और तेज था, पर मैं फिर भी नहीं हिला, सिर्फ थोड़ा पीछे झुक गया। वो बैगनी तलवार की चमक मेरी नाक के बिल्कुल पास से गुजर गई। उसके सारे दांव खत्म होने के बाद मैं धीरे से सीधा खड़ा हुआ। गुनयान का चेहरा अब काबू में नहीं था। वो कुछ बोली नहीं, बस हमले और तेज कर दिए। पूरे मंच पर उसकी तलवार की छायाएं छा गईं। तलवार की शक्ति एक बड़े जाल जैसी बन गई, जो मुझे चारों तरफ से घेर रही थी और मैं उस जाल के बीचों बीच खड़ा था। तलवार की शक्ति आती, मैं किनारे होकर बच जाता। तलवार की चमक आती, मैं झुककर निकल जाता। वो मुझसे तेज थी, मैं उससे थोड़ा और तेज था। उसका हर हमला जैसे मेरी जान लेने वाला था, पर हर बार सिर्फ एक बाल जितनी दूरी से चूक जाता। ऐसा लग रहा था जैसे ये सिर्फ मेरी किस्मत थी। दर्शकों में कोई धीरे से बोला, ये गुनियान की किस्मत भी बहुत तेज है। हाँ, बड़ी बहन के सारे हमले वो बच गई। मैंने सुना मेरे पिता मेरी माँ से कह रहे थे, देखो न्यान्याम की तलवारबाजी कितनी बेहतर हो गई है, मेरे जैसी शैली है। माँ ने गर्व से सिर हिलाया। हाँ, ये बच्ची बहुत आशाजनक है। वो न्यान को बहुत सराहना से देख रही थी, फिर मेरी तरफ एक नज़र डाली जिसमें निराशा साफ झलक रही थी, जैसे मैं कोई लकड़ी का खंभा हूं जो सिर्फ बच सकता है और उनकी इज्जत खराब कर रहा है। मेरे भाई ने तो सीधे एक ठंडी हंसी दे दी। आवाज़ कम थी, पर मैंने सुन लिया। उसे लग रहा था जैसे गुनियान मेरे साथ सिर्फ खेल रही है, मुझे थोड़ा मौका दे रही है। मंच पर गुनियान अब थोड़ी थक गई थी। उसके सुनहरी केंद्र शक्ति ज्यादा खींचने से उसकी ताकत कम होने लगी थी, पर मुझ पर एक खरोंच भी नहीं आई थी। इससे उसका घमंडी भाव अब गुस्से में बदल गया। वो बोली, तुम सिर्फ भागते रहोगे? मैं उसे देखकर मुस्कुराया। नहीं, मैंने कहा, मैं तो इंतजार कर रहा हूं कि तुम पूरी शक्ति लगाओ। ये बात जैसे आग में तेल डालने जैसी थी। गुनयान का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। अच्छा, उसने गुस्से में चिल्लाई, तलवार पीछे खींची और अपनी पूरी शक्ति बैंगनी बिजली वाली तलवार में डाल दी। उसकी आंखें फैल गईं। एक विनाशकारी आभा धीरे धीरे बन रहा था। वो जान लेने पर उतर आई थी। नीचे से सब चौंक गए। मैंने ऊपर देखा, मेहमानों वाली जगह पर मेरे पिता, माँ और भाई तीनों बस शांत बैठे देख रहे थे। किसी ने भी रोकने की कोशिश नहीं की। बैगनी बिजली वाली तलवार की चमक और तेज और चमकदार हो गई। आसपास की हवा भी टेढ़ी होने लगी। एक विनाशकारी आभा हर तरफ फैल गया। बुनियान चिल्लाते हुए अपनी पूरी शक्ति आगे बढ़ा रही थी। उसकी आंखें लाल हो गई थीं। चेहरे पर एक पागलपन वाली खुशी थी, जैसे उसने पहले ही देख लिया हो कि मेरा केंद्र टूट जाएगा और मेरी कल्टीवेशन खत्म हो जाएगी। गुलू, अब बर्बाद हो जाओ। तलवार उसके हाथ से निकल गई। एक बैंगनी बिजली की रेखा बनकर सीधे मेरे पेट की तरफ बढ़ी। गति इतनी ज्यादा थी कि उसकी छाया भी साफ नहीं दिख रही थी। सिर्फ एक जलती हुई रेखा छूट गई। नीचे सब चिल्ला उठे, ये तो जानलेवा वार है। हे भगवान! गुनयान सच में गंभीर हो गई। इस हमले से गुलुओ मर जाएगा या हमेशा के लिए बर्बाद हो जाएगा? संप्रदाय प्रमुख रोकता क्यों नहीं? ये सारी आवाजें सुनते हुए मेरी नज़र उस घातक तलवार की चमक से आगे चली गई, सीधे मेहमानों के बीच वाली जगह पर जहां मेरे पिता बैठे थे, अभी भी शांति से चाय का कप पकड़े, बिना माथे पर कोई शिकन। वो उस हमले को देख रहे थे जो उनकी अपनी बेटी को हमेशा के लिए नुकसान पहुंचा सकता था, पर उनकी आंखों में रोकने का कोई इरादा नहीं था, बल्कि वो किसी कलाकृति की तरह उसे देखकर आनंद ले रहे थे। माँ के होठों पर भी एक हल्की सी मुस्कान थी। उन्होंने मुझे पहले चेतावनी दी थी कि गुनियान को नाराज मत करना। अब समझ आया। वो बैगनी तलवार की चमक, जो किसी भी सुनहरे केंद्र वाले साधक को राख बना सकती थी, मेरी आंखों में बड़ी होती जा रही थी। जब वो मेरे कपड़े को छूने ही वाला था, मैंने आखिर अपना दायां हाथ उठाया। ना ज्यादा तेज, न धीमे, जैसे कोई आम सी मच्छर भगा रहा हो। फिर मैंने अपनी पहली और बीच की उंगली से उस बैगनी बिजली वाली तलवार की नोक को हल्के से दबा दिया। समय जैसे एक पल के लिए रुक गया। फिर एक हल्की सी आवाज आई, जैसे कोई साबुन का बुलबुला फट गया हो। वो बैगनी तलवार की चमक, जिसमें गुनियान की पूरी ताकत थी, जैसे एक बुझा हुआ धुआं बनकर मेरी उंगली की नोक पर ही गायब हो गई। पूरी दुनिया चुप हो गई। ऐसा सन्नाटा था कि सुई गिरने की आवाज भी सुनाई दे जाती। मंच पर गुनियान अभी भी हमले वाली मुद्रा में थी। उसका चेहरा जम गया था, जैसे उसने भूत देख लिया हो। नीचे हजारों शिष्य मुंह खोले,
आंखें फाड़े बैठे थे, एक भी शब्द नहीं बोल पा रहे थे। मेहमानों की जगह पर मेरे पिता का चाय का कप हवा में रुक गया। वो भूल गए कि पीना है या रखना है। माँ की मुस्कान जम गई, बहुत अजीब दिख रही थी। मेरे भाई ने तलवार पकड़ा, हाथ अनजाने में और कस लिया, उंगलियां सफ़ेद हो गईं। मैंने हाथ नीचे किया, गुनियान का चौंका हुआ चेहरा देखा, फिर उसके हाथ में पकड़ी तलवार पर नजर डाली, जो मेरे पिता की निजी तलवार थी। फिर मैंने धीरे से उस तलवार की दिशा में एक उंगली से इशारा किया। वो आवाज़ उनका भ्रम नहीं थी। एक बहुत बारीक दरार मेरे पिता की तलवार की नोक से शुरू हुई और पूरे फलक पर फैल गई। ये वो तलवार थी जो कहती थी मजबूत धातु भी काट सकती है, पर अभी वो किसी टूटने वाले सस्ते बर्तन जैसी लग रही थी। और बयान का चेहरा उस तलवार से भी ज्यादा पीला हो गया था। मेरी उंगली की वो हल्की शक्ति तलवार को पार करके सीधे उसकी छाती पर लगी। वो किसी टूटी हुई पतंग की तरह पीछे उड़ गई, हवा में एक बेबस सी रेखा बनाते हुए। आखिर में दूर पत्थर वाली जमीन पर जोर से गिरी। वो उठने की कोशिश कर रही थी, पर ऊपर उठते ही उसके मुंह से खून निकल गया। ताजा लाल खून उस पत्थर के मंच पर बहुत साफ दिख रहा था। पूरा हॉल खामोश था। मैं धीरे से उसके पास गया, नीचे झुककर देखा। उसकी आंखों में जो गुस्सा और पागलपन था वो गायब हो गया था। उसकी जगह सिर्फ बहुत बड़ा डर था। ये मुकाबला, मेरी आवाज़ धीमी थी पर हर किसी को सुनाई दी, मैं जीत गया। ये कहकर मैंने उसकी तरफ देखना छोड़ दिया, मुड़कर मेहमानों की जगह की तरफ देखा। मेरे दिल पर इतने सालों से जो पत्थर रखा था, वो जैसे उस एक इशारे के साथ टूट गया। मैंने धीरे से बोलना शुरू किया, आज से मैं गुलुओ अपनी मर्जी से चिंगशुआन संप्रदाय के युवा प्रमुख वाले पद से हट रहा हूँ। ये बात जैसे एक धमाका था सबके बीच। नीचे पूरा हॉल चुप हो गया। सबको लगा शायद उन्होंने गलत सुना है। मेरे पिता का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वो उठ खड़े हुए, मेरी तरफ इशारा करते हुए। आवाज़ कांप रही थी। तुम क्या बोल रहे हो? मैं थोड़ा रुका, फिर एक एक शब्द साफ बोला। मैं चिंगशुआन संप्रदाय छोड़ना चाहता हूँ। पूरा चिंगशुआन संप्रदाय का चौक एक पल के लिए शांत हो गया, फिर लहर जैसा हंगामा शुरू हो गया। मेरे पिता आखिरकार चिल्लाए। संप्रदाय प्रमुख का रौब उनके गुस्से के साथ मिल गया। तुम फिर से बोलो जरा। बेटा, ज्यादा नाटक मत करो। माँ भी डर गई, उनकी आवाज़ तेज हो गई। जल्दी पिता से माफ़ी मांगो, कहो तुम मजाक कर रहे थे। मेरे भाई ने तो जोर से गुस्से में कहा, गुलू तुम पागल हो गए हो, अपनी बात वापस लो, वापस लो। मेरे मन में हंसी आई। जो बात निकल गई निकल गई। मेरे पिता की चिल्लाने वाली आवाज़ पीछे से आ रही थी, उनकी शक्ति के दबाव के साथ। रुको, वहीं, बेइज्जत बेटी। माँ की आवाज़ में रोना मिल गया। गुलू वापस आओ। पर मैं एक पल भी नहीं रुका। जब आपकी प्यारी भतीजी को सब प्यार दे रहे थे, तब मैं कहाँ था? जब संप्रदाय का सबसे अच्छा संसाधन उसे दिया जा रहा था, तब मैं कहाँ था? जब वो आपकी दी हुई तलवार लेकर, आपके दिए कपड़े पहनकर, आपकी बनाई गोली खाकर मेरा केंद्र तोड़ने आई, तब आप कहाँ थे? अभी मुझे रुकने को कह रहे हो, क्यों रुकूं? छांगजिंग भवन, चिंगसुआन संप्रदाय की सबसे पुरानी, सबसे शांत और सबसे अनदेखी इमारत, पर मेरे लिए वही घर था। मैंने वो भारी लकड़ी वाला दरवाज़ा खोला। पुरानी किताबों और चंदन की मिली हुई खुशबू आई, पहचानी और राहत देने वाली। भवन के अंदर रोशनी थोड़ी कम थी, सिर्फ कुछ धूप की किरणें पर्दों से होकर आ रही थीं। उसमें हवा में उड़ती बारीक धूल साफ दिख रही थी। एक झुकी हुई परछाई कोने में बैठी थी, हाथ में एक कपड़ा लेकर किताबों की अलमारी साफ कर रही थी। मोलांग बाबा का हाथ रुक गया, बिना मुड़े बोले। उनकी आवाज़ बूढ़ी और भारी थी। क्या हुआ युवा प्रमुख? आज इस टूटी जगह आने का मन कैसे बना? मैं उनके पास गया, सहज भाव से दूसरा कपड़ा उठाया, उनके साथ साफ करने लगा। मैं अब युवा प्रमुख नहीं हूँ। मोलांग बाबा का हाथ फिर रुका। वो आखिरकार मुड़े, उनकी धुंधली आंखें मेरे चेहरे पर रुकीं, फिर हल्की सी हंसी आ गई। ओह, उन्होंने आवाज खींचकर कहा, तो अब क्या हो, बिना संप्रदाय वाला साधु? मोलांग बाबा ने अपनी कम दांत वाली मुंह से मुस्कान दी। बहुत बढ़िया, स्वतंत्र साधु बनना अच्छा है, अपनी मर्जी से रहना। उन्होंने कपड़ा रख दिया, अपने कपड़ों में से थोड़ी देर खोजकर एक काला सा, पता नहीं किस चीज का बना हुआ टोकन निकालकर मुझे दिया। टोकन हाथ में आते ही ठंडा महसूस हुआ। उस पर एक अजीब सा मुड़ा हुआ चिन्ह था, जैसे कोई डरावना चेहरा। ये क्या है? मैंने पूछा। ये यात्रा के लिए खर्च का पैसा है। मोलांग बाबा ने टोकन मेरे हाथ में दबाते हुए कहा। बुढ़ा हूं, पूरी जिंदगी यहीं रहा, कोई बड़ी बचत नहीं बनाई, बस यही एक चीज है, शायद आगे काम आए। मैंने उनकी तरफ देखा। मोलांग बाबा, आपको पहले से पता था मैं चला जाऊंगा? जब आपके पिता ने वो पुरानी तलवार गुनियान को दी थी, तभी पता चल गया था। मोलांग बाबा ने फिर कपड़ा उठाया, साफ करते हुए बोलते रहे, एक सच्चा फीनिक्स हमेशा साधारण मुर्गियों के साथ एक पिंजरे में बंद नहीं रह सकता। देर सबेर वो दम घुटकर मर जाता। उन्होंने मेरी तरफ एक नज़र डाली। तुम तो बहुत देर से दबे हुए थे। मैं चुप हो गया। हाँ, बहुत समय हो गया था, इतना कि मैं खुद भूलने लगा था कि मैं भी उड़ सकता हूँ। ये सारे साल तुम्हें बहुत तकलीफ हुई होगी। मोलांग बाबा ने एक लंबी सांस ली, आवाज़ थोड़ी धीमी हो गई। इतनी छोटी उम्र में खुद से कल्टीवेशन इस स्तर तक पहुंचाई, बात करने वाला भी कोई नहीं था। देखते रहे कि वो साधारण चीज़ें भी शाही उपहार बनकर उस लड़की को दी जा रही हैं। दिल में दुख होता ही होगा। मैंने सिर हिलाया, हल्की सी मुस्कान दी। आदत पड़ गई है। दुख तो होता था, बार बार निराशा ने दिल को ठंडा और सुन्न कर दिया। अब सिर्फ शांति बची है। छोड़ो ये बातें, मोलांग बाबा ने हाथ हिलाते हुए कहा। जाओ, अच्छा है, समंदर बड़ा है, मछली भी आज़ाद है, आसमान बड़ा है,
पंछी भी आज़ाद है। चिंगजुआन संप्रदाय का ये छोटा सा पोखर तुम जैसे ड्रैगन को नहीं रख सकता। मैंने मोलांग बाबा को बड़े सम्मान से गहरा झुककर प्रणाम किया। ये युवा प्रमुख की बड़े को नहीं, ना ही शिष्य की परंपरा वाली, बस एक छोटे की उस बड़े को जिन्होंने मुझे इन सालों में सबसे ज्यादा गर्मजोशी दी। मोलांग, अपना ख्याल रखना। चले जाओ। मोलांग बाबा ने मेरी तरफ नहीं देखा, सिर्फ हाथ हिलाया, फिर वापस अपनी किताबों की अलमारी साफ करने लगे। बाहर की दुनिया बहुत बड़ी है और बहुत खराब भी, अपना ख्याल रखना। मैंने सिर हिलाया, मुड़कर बाहर की तरफ चल दिया। दरवाजे तक पहुंचते ही मैं रुक गया, पीछे मुड़कर एक बार देखा। मोलांग बाबा अभी भी पीठ की तरफ झुके, उन्हीं धूल भरी किताबों की अलमारी को ध्यान से साफ कर रहे थे। कम रोशनी में उनकी परछाई अकेली और छोटी दिख रही थी, पर मुझे पता था इस चांद जिंग भवन में चिंगजुआन संप्रदाय का सबसे समझदार इंसान बैठा है। मैंने एक गहरी सांस ली, बिना रुके बड़े कदमों से छांग जिंग भवन के दरवाजे से बाहर निकल गया। पहाड़ के नीचे की हवा पहाड़ के ऊपर से कहीं ज्यादा अलग थी, साथ में धूल भी कुछ ताज़ा सी खुशबू लेकर आ रही थी। मैं छिंगशी नगर की गली के मोड़ पर एक नूडल की दुकान पर बैठने की सोच रहा था। बस एक साधारण नूडल का कटोरा मांगने का मन ही बना था कि अचानक शोर मच गया। थोड़ी दूर पर एक मीठी फल बेचने वाला अपने ठेले के साथ गिर गया। लाल लाल फल सब तरफ बिखर गए। एक खून से लथपथ मजबूत आदमी मेरे सामने से गिरते पड़ते भागा। उसके पीछे एक चमकदार काला बागा सोने की किनारी वाला नौजवान था, हाथ में एक बहुत ही दिखावटी सी टेढ़ी तलवार लिए हुए। फल से खून टपक रहा था। ओए दास, भाग कर देख कितना भागेगा। वो नौजवान भागते भागते गालियां दे रहा था। आवाज तेज और तीखी थी। हमारे वान मोह खो से चीज चुराई है, अब बचना मुश्किल है। आज मैं तुझे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। फिर से कोई संप्रदाय वाली दुश्मनी। मैंने सिर हिलाया, अपनी नजर फिर से दुकान के मेनू पर डाल दी। एक मुसीबत से अभी निकला हूँ, दूसरी में फंसने का कोई मन नहीं। ये फालतू की झंझट जिसे करनी है वो करे। मालिक, एक कटोरा नूडल, ज्यादा हरा प्याज डाल देना। ठीक है साहब। पर वो दास जिसका नाम तियेनु था, बदकिस्मती से सीधे मेरी ही तरफ लड़खड़ाते हुए आ गया। वो भाग नहीं पाया, पैर फिसल गए और धड़ाम से मेरे पास ही गिर गया। उसका खून मेरी पैंट पे लग गया। मैं माथा सिकोड़ा। वो काले बागे वाला नौजवान भी पास आ गया, टेढ़ी तलवार उठाई, मुस्कुराते हुए सीधे नीचे पड़े उस आदमी की पीठ में घुसाने वाला था। मैं अपना पैर हटाने की सोच ही रहा था और उसी पल मेरे पास मोलांग बाबा का दिया वो काला टोकन अचानक हल्का सा गर्म होने लगा। एक बहुत हल्की पर बहुत जानी पहचानी सी ऊर्जा उस तियेन नाम वाले आदमी से निकल रही थी। वो ऊर्जा का स्रोत उसकी सबसे गहरी मजबूर पड़ी छाती के पास था और वो मोलांग बाबा के टोकन जैसी जड़ से जुड़ी हुई लग रही थी। मेरा दिल थोड़ा धड़का। वो टेढ़ी तलवार हवा काटते हुए नीचे आई। मैंने ज्यादा नहीं सोचा, सिर्फ दो उंगलियां हवा में हल्के से दबाई। एक तेज आवाज आई। वो तेज तलवार जो बहुत नुकीली दिख रही थी, जैसे किसी अदृश्य दीवार से टकरा गई हो, हवा में ही रुक गई। काले बागे वाला नौजवान चौंक गया। उसने जोर लगाकर तलवार को आगे धकेलने की कोशिश की, पर वो रत्ती भर भी नहीं हिली। जैसे किसी अदृश्य लोहे के पकड़ ने उसे जकड़ लिया हो। सिर्फ आधे इंच दूर वो तलवार तियेनु की पीठ के पास लटकी रह गई, थोड़ा भी आगे नहीं बढ़ी। हवा में वान मो खो वालों की खास खूनी गंदी गंध फैली थी। साथ में दुकान के हरे प्याज के तेल और हड्डी के सूप की खुशबू मिक्स हो गई थी। इससे एक बहुत ही घुटन वाला सा तनाव बन गया था। सड़क किनारे चलने वाले छोटे ठेलों में आत्मिक जड़ी बूटी की गोली की खुशबू तैर रही थी। बार में खिड़की के पास बैठे साधक भी अनजाने में अपनी सांस रोक ली। सबकी नजरें मेरी उंगलियों और उस तलवार के बीच ही टिकी थीं। उसने आखिरकार अपनी नजर मेरी तरफ घुमाई। चेहरे पर पूरा अविश्वास था, साथ ही सबके सामने बेइज्जत होने का गुस्सा भी छिपा था। उसके चारों तरफ राक्षसी ऊर्जा उठने लगी। काला बागा सोने की किनारी सूरज की रोशनी में अजीब सी चमक रही थी। तुम कौन हो? मेरे वान मोखो की बात में दखल देने की हिम्मत कैसे की? क्या तुम्हें पता है मैं वान मोखो के मालिक का अपना बेटा हूँ, मोले? मैंने उसे नजरअंदाज किया, सिर्फ नीचे उस तीनों की तरफ देखा। उसकी पकड़ी हुई छाती के अंदर से टोकन जैसी ही पुरानी ऊर्जा और तेज हो रही थी। मेरे पास रखा वो काला टोकन जैसे जिंदा हो गया हो, गर्म होकर हल्का सा कांप रहा था, जैसे तीनों के पास रखी चीज के साथ गूंज रहा हो, एक ऐसी हल्की आवाज जो सिर्फ मैं सुन सकता था। वो ऊर्जा बहुत पुरानी, बहुत विशाल थी, जैसे किसी बहुत बड़ी दुनिया की खास नियति लेकर आई हो, बिल्कुल भी साधारण चीज नहीं थी। मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, क्या बहरे हो? मोलिन ने मुझे पूरी तरह नजरअंदाज होते देखा, गुस्से से भड़क गया, जोर से तलवार पीछे खींची। राक्षसी ऊर्जा स्याही की तरह तेजी से उसमें भर गई। काली ब्लेड पर एक अजीब सा बैगनी काला चमक आ गया। उसने तलवार घुमाई और सीधे मेरी गर्दन की तरफ बुरी तरह काटने आया। हवा की आवाज बहुत तेज थी। तलवार में आत्मा को सड़ाने वाली खतरनाक शक्ति थी। साफ था उसका इरादा था मुझे सड़क पर ही मार देना। मुझे थोड़ी चिढ़ हो गई। अभी तो चिंगशुआन संप्रदाय की उस घुटन भरी कैद से निकला हूं, बस शांति से गरम कटोरा नूडल खाना चाहता था, फिर भी इस झंझट में फंस गया। मैंने उंगली से एक हल्का सा इशारा किया। मीठे फल के ठेले से लुढ़कता एक फल मेरे पैर के पास आया। मिट्टी लगा वो फल एक हल्की सी अदृश्य ऊर्जा में लिपटा हुआ, जैसे किसी गोली की तरह तेजी से उड़ गया। स्पीड इतनी तेज थी कि सिर्फ एक हल्की सुनहरी सी धुंधली परछाई रह गई।
काले बागे वाला नौजवान मोल इनके हाथ की तलवार सीधे हो गई। हवा में कई बार घूमते हुए तलवार बार की नक्काशीदार खिड़की के पर्दे से टकराई, लकड़ी के टुकड़े उड़े और आखिर में धम की आवाज के साथ पास वाले बार के मोटे लकड़ी के खंभे में घुस गई। सिर्फ मुठ बाहर रह गई, बार बार कांपती हुई गुनगुना रही थी। पूरा खंभा हल्का सा कांप रहा था। पूरी गली एक पल में चुप हो गई। ठेले लगाने वाले अपनी जगह पर जम गए। हाथ से फल की डंडी गिर गई पर ध्यान भी नहीं दिया। बार में बैठे कल्टीवेटर्स ने तो आंखें बड़ी कर लीं। हर्ब पिल के पाउच से चीजें गिर गईं पर किसी को फिक्र नहीं थी। बाहर के पीने वालों ने गिलास भी रख दिए, सांस भी हल्की कर ली, डर के मारे कि सामने वाला कोई बहुत बड़ा रहस्यमयी इंसान है। सब लोग मुझे ऐसे देख रहे थे जैसे यकीन ही नहीं हो रहा। फिर जमीन पर गिरे उस मसले हुए फल को देखा। एक बिल्कुल साधारण सा फल, सिर्फ एक उंगली के इशारे से वान मो खो के यंग मास्टर की खास तलवार उड़ा दी। ये करतूत कम से कम युआनिंग लेवल पूरी तरह परफेक्ट होने वाले का काम है, या शायद लेजेंडरी हुआ शेन लेवल का। पर मुझे देखकर इतना साधारण सा कपड़ा, इतना शांत भाव, मैं किसी बड़े सेक्ट एल्डर जैसा नहीं लगता था। मोलिन भी हक्का बक्का रह गया। वो अपने सुन्ने हुए फटे हुए हाथ को देख रहा था जिससे खून निकल रहा था। फिर दूर खंबे में फंसी कांपती तलवार को देखा। फिर डरी हुई नजर मुझ पर डाली। होंठ कांप रहे थे, आवाज भी बदल गई थी। छुपाए न जा सकने वाला डर साफ झलक रहा था। तुम आखिर हो कौन? छिंची टाउन के आसपास कब से ऐसा कोई इंसान आ गया? बस एक खाना खाने वाला, मैंने कहा। फिर दुकान वाले से बोला, बिल्कुल नॉर्मल आवाज में, जैसे कुछ हुआ ही ना हो, मालिक मेरा नूडल बनाया नहीं। मालिक डर के मारे चौंक गया, हाथ में कटोरा संभाल नहीं पाया, गर्म सूप कुछ छिटक गया, ज़्यादातर स्टोन पाथ पर गिर गया, उसमें से सफ़ेद धुआं उठने लगा। हो गया, बस आ रहा हूँ बड़े साहब, थोड़ा रुकिए। वो मोलिन का चेहरा कभी नीला कभी सफ़ेद हो गया। मूड बहुत बदल रहा था। वो वान मो खो में हमेशा से दबदबा रखता था। अपनी पहचान और लेवल के दम पर आसपास हजारों मील में कोई उससे टकराता नहीं था। पर वो बेवकूफ़ नहीं था। ये समझ गया कि कोई इंसान सिर्फ एक फल से उसकी खास तलवार उड़ा दे, वो ज़रूर किसी बहुत बड़े लेवल का होगा, कम से कम दाचिन की लेवल से ऊपर, जिसके सामने कोई टिक नहीं सकता। उसने मुझे गुस्से से घूरा, फिर नीचे पड़े तिएनु को नफरत भरी नज़र से देखा। आंखों में गुस्सा भर आया था, पर हिम्मत नहीं हुई फिर हाथ उठाने की। सीना जोर जोर से उठ नीचे हो रहा था। दांत भींच कर कुछ शब्द निकाले। अच्छा, बहुत अच्छा, आप साहब आज इसको बचा रहे हो, इसका मतलब है आप हमारे वानमुख हो के दुश्मन बन रहे हो। अपना नाम बताओ। हम वानमुख हो ये बात भूलने वाले नहीं, फिर मिलेंगे। मैंने दुकान वाले से लाया हुआ नूडल का कटोरा उठाया। हरे प्याज की खुशबू नाक तक आई, गर्म भाप उड़ रही थी। सिर भी नहीं उठाया, सिर्फ एक शब्द बोला। आवाज़ ज़्यादा तेज नहीं थी, पर उसमें एक ऐसी अथॉरिटी थी जैसे एक बड़ा पहाड़ मोलिन के दिल पर आकर गिरा हो। निकल जाओ। मोलिन का चेहरा एक पल में लाल हो गया, पूरे बदन में गुस्से से कांपने लगा। काला बागा जोर जोर से हिल रहा था, पर फिर भी एक शब्द बोलने की हिम्मत नहीं हुई। उसने गुस्से में हाथ झटका, अपने पीछे खड़े डरे हुए और कोने में दबे हुए साथियों पर चिल्लाया, चलो। सब लोग बेइज्जत होकर मुड़ गए। खंबे में फंसी अपनी खास तलवार लेने की हिम्मत तक नहीं की, भाग गए। दूर तक जाते जाते उसकी गुस्से वाली गालियां और साथियों की मनाने वाली आवाजें सुनाई देती रहीं। सड़क पर तमाशा देखने वाले लोग अब तमाशा खत्म होने और मेरे उस तरीके से डर जाने की वजह से धीरे धीरे चले गए। आपस में बात करने की आवाज़ों में पूरा आदर और डर भरा था। सब अंदाजे लगा रहे थे मैं कौन हूँ। किसी ने कहा शायद किसी छिपे हुए सेक्ट का एल्डर हूँ, किसी ने कहा शायद कोई घूमने वाला फ्री कल्टीवेटर हूँ जो बहुत पावरफुल है। मैं बैठकर नूडल खाने ही वाला था कि पैर के पास पड़ा। तिएनु संभलते हुए सिर उठाया। चेहरे पर खून और मिट्टी लगी थी। पहले मजबूत दिखने वाला शरीर अब बहुत कमजोर लग रहा था। आंखों में कमजोरी और जोश दोनों मिक्स थे। आवाज इतनी फटी हुई थी कि शब्द ठीक से सुनाई भी नहीं देते थे। हर शब्द में मुसीबत से बचने की खुशी झलक रही थी। शुक्रिया बड़े साहब, जान बचाने के लिए आपका ये उपकार मैं कभी नहीं भूलूंगा। वो बोलते बोलते अपनी पूरी ताकत लगाकर अपनी खून से लथपथ जेब से कुछ निकालने लगा। उसकी हरकत इतनी कोमल थी जैसे दुनिया की सबसे कीमती चीज को छू रहा हो, डर रहा हो कि थोड़ा भी जोर लगाने से वो टूट जाएगी। वो एक हथेली जितनी छोटी, बहुत टूटी फूटी सी जानवर की चमड़ी थी। किनारे पूरी तरह घिस चुके थे। रंग बहुत गहरा और सुस्त था, जैसे सूखी लकड़ी। पर जैसे ही वो बाहर आई आसपास की हवा भारी सी हो गई। एक बहुत पुरानी, बहुत वास्ट सी ऊर्जा, जैसे किसी पुरातन जमाने की हो, धीरे धीरे फैल गई और एक बड़े दायरे को ढक लिया, जो मेरे पास रखे टोकन की तरह ही महसूस हुई। वो चमड़ी देखने में सूखी और टूटने वाली सी लग रही थी, पर हाथ में आते ही जैसे किसी कीमती पत्थर जैसी मुलायम और चिकनी महसूस हुई। उसमें घूमती पुरानी ऊर्जा किसी को धोखा नहीं दे सकती थी। मेरे पास रखा टोकन और भी गर्म होने लगा, जैसे मेरी हथेली जलाने वाला हो, जैसे वो चमड़ी के साथ गूंज रहा हो। एक हल्की सी आवाज मेरी आत्मा में गूंज रही थी। तिएनु कांपते हाथों से वो चमड़ी सिर के ऊपर उठाए, माथा जोर से कीचड़ भरी जमीन पर टिका दिया। चोट से सिर पर खून आ गया। ताजा खून माथे से बहकर पत्थर पर गिर रहा था, फिर भी उठने को तैयार नहीं था। आवाज में पूरी श्रद्धा और इज्जत थी। बड़े साहब, मेरी जान बचाने का उपकार मैं तिएनु से कभी नहीं चुका सकता। ये चीज मैं वानमो खो के सबसे गहरे, सबसे बंद इलाके से निकाल कर लाया हूँ। एक बहुत पुरातन वाला असली नक्शा है, उस महान जमीन वाली गुफा का।
आप कृपया इसे रख लीजिए। वान मो खो ने इसके लिए 100 साल से योजना बनाई है। ना जाने कितने लोग मारे गए हैं इसके लिए। आप अगर इसे रख लें तो जरूर वो बड़ी विरासत पा सकते हैं। पुरातन जमीन, मैंने एक नज़र उस नक्शे पर डाली। बहुत हल्की सी लाइनों में पहाड़ और टूटी घाटियां बनी थीं। फिर पास रखी मेज पर उस ठंडी हो रही नूडल बोल की तरफ देखा। हल्के से बोला, आवाज में कोई उत्साह नहीं था। पहले उठो, नूडल ठंडा हो रहा है। तीनों चौंक गया। उसे ये रिएक्शन की उम्मीद नहीं थी। उसे लगा था मैं बहुत खुश होकर उस गुफा के बारे में पूछूंगा, जल्दी से वो चमड़ी अपने पास ले लूंगा। पर उसे यकीन नहीं हुआ कि मुझे सिर्फ एक ठंडे नूडल कटोरे की फिक्र थी। उसकी नज़र में वो महान विरासत पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड को पागल बना देने वाली कीमती चीज थी। पर मेरे लिए वो एक गर्म नूडल कटोरे के सामने भी कुछ नहीं थी। वो हक्का बक्का उठ खड़ा हुआ, एक तरफ बेबस सा खड़ा रहा, जैसे कोई गलती करने वाला बच्चा। सिर झुकाए, मेरी तरफ देखने की हिम्मत नहीं हुई। बदन हल्का सा कांप रहा था, समझ नहीं पा रहा था अब क्या करे। मैंने उसकी कोई फिक्र नहीं की, बांस की चॉपस्टिक उठाई और जल्दी से वो कटोरा खत्म कर दिया। सूप भी पूरा पी लिया। टेस्ट साधारण था, पर गर्म सूप पेट में जाते ही पूरे रास्ते की थकान दूर हो गई। पेट में हल्की सी गर्माहट और बहुत सुकून सा महसूस हुआ। ये वो सुकून था जो मुझे चिंगशुआन संप्रदाय ने 20 साल में कभी नहीं मिला। कटोरा रखा, कुछ सिक्के निकाले, सिक्के पत्थर पर गिरने की हल्की आवाज आई। फिर मैंने तियनों से वो चमड़ी वाला नक्शा अपने हाथ में लिया। हाथ में आते ही वो बहुत मुलायम महसूस हुआ। बाहर से जो सूखा सा दिख रहा था उससे बिल्कुल अलग। उस पर जो ऊर्जा थी वो मोलान बाबा के टोकन जैसी ही थी। साफ था, दोनों एक ही जगह से, एक ही पुरातन विरासत से आए थे। उस पर बना डरावना चेहरा वाला चिन्ह टोकन की लाइनों से एकदम मिल रहा था, जैसे दो जोड़ी पहचान की निशानी हो। नक्शा बहुत साधारण सा बना था, जैसे किसी बच्चे ने बनाया हो। सिर्फ कुछ धुंधले पहाड़, एक बहुत गहरी टूटी घाटी, आखिर में एक निशान जो टूटे ड्रैगन के दांत के अंदर गहराई में था। पास में वही डरावना चेहरा बना था जो टोकन पर था। चिन्ह के आसपास बहुत बारीक पुरातन निशान खिंचे थे। सिर्फ बहुत पावरफुल आत्मा वाला ही इसका राज समझ सकता था। ये चीज वान मोखो को इतनी कीमती क्यों लगती है, मैंने आसानी से पूछ लिया, उंगली से चमड़ी की सतह पर घूमती ऊर्जा महसूस करते हुए। उसने तुरंत सिर हिलाया, कमर और झुका ली। आवाज में डर भी था। सुना है ये पुरातन जमाने के होतियन सम्राट की इकलौती विरासत वाली गुफा है। उसमें उनका पूरा ज्ञान, खजाना और बहुत बड़ा सीक्रेट छिपा है। वान मुख हो ने इस नक्शे के लिए 100 साल से योजना बनाई है। 100 से ज्यादा बड़े मास्टर्स मार दिए। 3 युआनिंग एल्डर भी उस गुफा के बाहर के सिक्योरिटी सर्कल में मर गए। मैं तो बस उस बंद इलाके की रखवाली करने वाला एक दास हूँ। एक पल के लालच में पड़कर इसे चुराने की कोशिश की। सोचा शायद बचने का कोई रास्ता मिल जाए, वान मोखो की गुलामी से आज़ादी मिल जाए। जिंदा रहने का चांस बहुत कम है। आगे क्या करोगे? तीनों के चेहरे पर एक पल कंफ्यूजन और डर साफ दिखा। आंखें धीरे धीरे फीकी पड़ गईं। आवाज में निराशा थी, कंधे थोड़े झुक गए। मुझे नहीं पता वानमो खो मुझे नहीं छोड़ेगा। दुनिया बहुत बड़ी है, कल्टीवेशन वर्ल्ड भी बहुत वाइड है। पर शायद अब मेरे लिए कोई जगह नहीं बची। ना कोई सेक्ट है मेरी, ना कोई शरण। जहां भी जाऊं वही मौत का रास्ता है। मैंने थोड़ा सोचा, फिर अपनी जेब से एक भारी सोने के पत्तों वाली पोटली निकालकर उसकी तरफ फेंक दी। सोने के पत्तों की आवाज सुनकर वो चौंक गया। पोटली उसकी गोद में गिरी, वजन में पूरी भरी हुई। उसकी बाकी जिंदगी आराम से कट जाएगी। कहीं ऐसी जगह जाना जहां कोई तुम्हें ना जानता हो, नाम बदल लेना, छोटा मोटा कोई काम धंधा शुरू कर लेना। कृपया लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और सपोर्ट करें मिंगजिंग और दियान दियान वाले चैनल को। ठीक है। मैंने हाथ हिलाया। थोड़ी झुंझलाहट हुई। घुटनों पर मत बैठो, मैं चलता हूँ, ये कहकर मैं मुड़ा और चल दिया। आस्तीन हल्के से हिल रही थी। कदम स्थिर थे। पीछे मुड़कर नहीं देखा। तीनों वहीं घुटनों पर बैठा रहा, मेरे जाते हुए को देखता रहा। बहुत देर तक उठा नहीं। उसकी आंखों में सिर्फ शुक्रगुजारी और इज्जत थी। उसे पता था अब जो जिंदगी मिली है वो कल्टीवेशन दुनिया के खून खराबे से कोई रिश्ता नहीं रखेगी। अब वो एक आम इंसान बनकर शांति से रह सकता है। मैं छिंशी नगर की गली से धीरे धीरे चलते हुए निकल गया, भीड़ से बचकर। नगर के बाहर वाले रास्ते पर पहुंचकर ऊपर देखा, दूर तक फैले पहाड़। दुआन लोंग या उत्तर पश्चिम दिशा में था, बादलों में लिपटा हुआ, बहुत खतरनाक। आसपास के साधक भी जिससे बचते थे। मैंने ना उड़ने का तरीका इस्तेमाल किया, ना पल भर में पहुंचने वाला तरीका। बस अपने पैरों से आराम से दुआन लोंग या की तरफ चलता रहा। रास्ते में कुछ बांस के जंगल और छोटी नदियां पार किए। आत्मिक शक्ति कम थी, पर चिंगजवान संप्रदाय वाली अमर सी फीलिंग से कहीं ज्यादा सच्ची और जीवंत महसूस हो रहा था। कभी कभी कोई छोटा साधक या जड़ी बूटी इकट्ठा करने वाला मिलता, बस जल्दी से निकल जाता। किसी ने मुझसे साधारण दिखने वाले इंसान पर ध्यान नहीं दिया। मैं पूरे रास्ते शांत रहा। संप्रदाय से आजाद होने का सुकून महसूस कर रहा था। मन में कोई गुस्सा नहीं, कोई पछतावा नहीं, बस एक पूरी शांति थी। लगभग 2 घंटे चलने के बाद जमीन धीरे धीरे खतरनाक होने लगी। पेड़ पौधे कम होने लगे। काली जहरीली भाप पहाड़ों के बीच फैलने लगी। हवा में हल्की सी सड़ी हुई बदबू थी। ठंडक भी बढ़ने लगी। कोई पंछी जानवर नहीं था। यहाँ तक कि कीड़ों की आवाज भी गायब हो गई। दुआन लोंग आ गया। दूर से देखने पर वो आसमान को छूता था। उसकी दीवारें जैसे किसी तलवार से काटी गई हों, बिल्कुल सीधी और खड़ी। बीच में एक बहुत गहरी, ना दिखने वाली घाटी, जैसे किसी देवता ने एक झटके में काट दी हो। हमेशा जहरीली भाप फैली रहती थी। ठंडी हवा चलती थी।
एक तिनका भी नहीं उगता था, कोई जानवर पंछी नहीं था। आसपास के साधक इसे एक मरने वाली जगह कहते थे। कहा जाता था जो वहां जाए वो कभी वापस नहीं आता। नीचे एक पथरीला मैदान था, छोटे बड़े काले पत्थर, बहुत तीखे किनारों वाले। उन पर चलने से पैर दुखने लगते थे। काली जहरीली भाप किसी घने धुएं की तरह घूम रही थी। एक सांस लेने से भी शक्ति गड़बड़ हो जाती, नस नाड़ियां खराब हो जाती थीं। कम स्तर वाला साधक तो वहां पहुंचते ही मर जाता। यहाँ तक कि सुनहरे केंद्र वाला साधक भी आधे घंटे से ज्यादा नहीं टिक पाता। नक्शे पर बताई जगह पथरीले मैदान के बीचों बीच थी, एक सूखे टेढ़े पेड़ के नीचे। वो पेड़ बहुत पहले मर चुका था, ना जाने कितने साल हो गए। तना काला, टहनियाँ टेढ़ी मेढ़ी, जैसे आसमान की तरफ उठा कोई भूत का पंजा। जहरीली भाप में बहुत डरावना दिख रहा था। तने पर सने के निशान साफ थे, फिर भी कहीं अंदर एक बहुत पुरानी शांत सी ऊर्जा महसूस हो रही थी। मैं पेड़ के पास गया, थोड़ा रुका, अपनी आत्मा शक्ति धीरे धीरे फैलाई। एक पल में पूरे पथरीले मैदान को ढक लिया। महसूस हुआ कि आसपास की जगह में बहुत घनी सुरक्षा परतें थीं, एक के ऊपर एक, धीरे धीरे जुड़ी हुई। हर तरफ खतरा भरा था। बाहर से अंदर तक एक के बाद एक ताकत बढ़ती जा रही थी। सबसे बाहरी परत सुनहरे केंद्र वाले साधकों के बनाए भटकाने वाले जाल जैसी थी, जो इंसान को हमेशा के लिए फंसा देती, कभी रास्ता ना मिलता। उसके अंदर युआनिंग लेवल के बड़े लोगों का बनाया एक खतरनाक जाल था। तलवार की शक्ति इतनी तेज कि युआनिंग लेवल के साधक को भी मार दे। और भी अंदर हुआ शेन लेवल के बड़ों का छोड़ा हुआ स्पेस वाला अवरोध था, बहुत मजबूत, हिलाना मुश्किल। सबसे भीतर यहाँ तक कि एक बहुत पुरातन जमाने की पाबंदी भी थी, जिसमें होतियम धरती की हल्की सी नियति छिपी थी, परत दर परत, बहुत खतरनाक। कोई हैरानी नहीं कि वामनो खो 100 साल से कोशिश करके भी कुछ नहीं कर पाया। जोर जबरदस्ती से तोड़ने की कोशिश करते तो एक कंबाइंड लेवल कल्टीवेटर भी बुरी तरह घायल हो जाता। जरा सी चूक हुई तो जान और आत्मा दोनों खत्म। पर मैं नहीं रुका, मैं सीधा वहीं से चलता गया। कदम बिल्कुल स्टडी थे, ना कोई बचाव वाला मंत्र इस्तेमाल किया, ना शरीर पर कोई शक्ति का कवच लगाया। वो तलवार की शक्ति जो युआनिंग लेवल के साधक को मार सकती थी, मेरे पास से गुजरते हुए जैसे कोई नरम हवा का झोंका बन गई, मुझे छूकर निकल गई, बिना कोई नुकसान पहुंचाए। तलवार की शक्ति मेरे आसपास की एनर्जी को छूते ही खुद बिना किसी निशान के गायब हो जाती। वो स्पेस वाला अवरोध जो वह शेन लेवल के साधक को भी रोक सकता था, मेरे सामने जैसे कुछ था ही नहीं। हल्का सा कपड़ा भी नहीं हिला, जैसे मैं खुद उस जगह का हिस्सा था। मेरे लिए ये सारी पाबंदियां, जिन पर ना जाने कितने लोगों की मेहनत लगी थी, जिनसे वान मुख खो भी हार गया, बस बच्चों के बनाए खिलौने जैसी थीं, एक झटके में टूटने वाली। मैं सूखे पेड़ के पास गया, अपना दायां हाथ बढ़ाया, उंगली से खुरदुरे तने को हल्के से छुआ, थोड़ा सा जोर लगाया और एक छिपा हुआ दरवाजा धकेल दिया। एक हल्की सी स्पेस वाली हलचल हुई, पुरानी ऊर्जा फैल गई। सूखे तने पर एक बिल्कुल काला सुराख अचानक दिख गया। बहुत गहरा, उसकी तह नहीं दिख रही थी। उसमें से एक हल्की, उस टोकन जैसी ही ऊर्जा आ रही थी, गर्म और भारी। उसमें कोई बुरी नियत नहीं थी। गुफा बहुत अंधेरी और गहरी थी। मैं पैर रखकर अंदर चला गया। कदम स्टेडी थे, बिना कोई शक के। अंदर वो सोने चांदी से भरी दुनिया नहीं थी जैसी सोची थी। ना ही कहीं खजाना या जड़ी बूटियां बिखरी थीं, ना कोई जाल, ना कोई रखवाला जानवर। सिर्फ एक लंबा सा रास्ता था, दीवारों पर पुरातन निशान बने थे, हल्की सी सफेद रोशनी फैला रहे थे, आगे का रास्ता दिखा रहे थे। रास्ते के आखिर में एक खाली, बहुत साधारण सी जगह थी। चारों दीवारें स्मूथ थीं, उन पर धुंधले से पुरातन निशान बने थे। बीचों बीच एक साधारण सा नीला पत्थर का चबूतरा रखा था। चबूतरे पर कोई सजावट नहीं थी, फिर भी उसमें बड़ी सच्चाई और सादगी की एक भावना थी। चबूतरे पर एक सफेद रंग की जेड स्लिप शांति से रखी थी। उसके अलावा कुछ नहीं था, बहुत साफ सुथरी। मैं आगे गया, स्लिप उठाई, हाथ में ठंडी महसूस हुई। उस पर कोई एनर्जी की हलचल नहीं थी, फिर भी उसमें पूरी दुनिया को समेटने वाली एक भावना थी। छूते ही उसके अंदर का अनंत ज्ञान महसूस होने लगा। आत्मा शक्ति अंदर भेजी, एक बहुत विशाल, पूरी दुनिया को समेटने वाली जानकारी एक पल में मेरे दिमाग में भर गई। कोई जोर से धक्का नहीं लगा, बस एक नरम, शांत भरावट थी, जैसे बसंत की बारिश धीरे धीरे जमीन भिगो दे। धीरे धीरे मेरी समझ का खालीपन भरने लगा। ये कोई बड़ा चमत्कारी कुंग फू नहीं था, ना ही कोई दुनिया तोड़ने वाली शक्ति थी, ना ही कोई लेवल बढ़ाने वाली गोली या सीक्रेट टेक्निक थी, बल्कि एक तरीका था अपनी ऊर्जा, आत्मा और शरीर को बार बार तपाकर, सारी अशुद्धता निकालकर, किसी बाहरी सहारे को ना छूकर। न किसी अस्त्र की जरूरत, न किसी संप्रदाय की, आखिर में सब रास्तों को एक करके, शरीर को पवित्र बनाकर, आत्मा को अमर बनाने का तरीका। इसका नाम था दायान गुईजुए। ये चीज अस्त्र बनाने वाले साधकों के लिए बिल्कुल बेकार थी, यहाँ तक कि हुआ शेन या कंबाइन लेवल के बड़ों के लिए भी इतनी बेकार कागज जैसी लगती, क्योंकि वो पहले से ही बाहरी सहारे पर निर्भर हो चुके थे। पूरी तरह खुद को सौंपना उनके लिए मुश्किल था। पर मेरे जैसे इंसान के लिए, जो दाचेंग की लेवल की सीमा पर खड़ा था, आगे का रास्ता अनिश्चित था। जो कभी किसी संप्रदाय के रिसोर्सेस पर निर्भर नहीं रहा, ये किसी अनंत अंधेरे में रास्ता दिखाने वाला एक दीपक जलाने जैसा था। पता चला दाचेंग के आगे भी रास्ता है। असली बड़ा रास्ता ना बाहरी सहारे में है, ना अस्त्र रिसोर्स में, बल्कि खुद को पूरी तरह सौंपने में है।
मन को बिना भटकाए केंद्रित करने में है, सारे बंधनों से आज़ाद होने में है। मैं चबूतरे के सामने खड़ा हुआ, आंखें बंद कर ध्यान लगाया, बिना हिले। उस जानकारी का हर शब्द, हर निशान धीरे धीरे पूरी तरह समझा, अपने अंदर उतार लिया। दायान गुई का हर शब्द, हर चिन्ह मेरी आत्मा में गहरा छप गया, मेरे लेवल के साथ बिल्कुल मिल गया। ना जाने कितना समय बीत गया, 1 घंटा, एक पहर या पूरा एक दिन। जब मैंने पूरी जानकारी पूरी तरह समझ ली तो धीरे से आंखें खोली, आंखों में एक हल्की सी चमक दिखी, बदन में हल्की हलचल हुई, पर बाहर कुछ नहीं दिखा। मैं पहले से और ज्यादा शांत और गहरा हो गया, जैसे किसी गहरे तालाब का पानी, ऊपर से शांत, अंदर से बहुत गहरा। हाथ में पकड़ी वो जेड स्लिप अचानक टूट गई, राख बनकर हवा में उड़ गई। गुफा की पूरी जिम्मेदारी जैसे यहीं खत्म हो गई हो। जगह हल्की सी कांपी, दीवारों के निशान धीरे धीरे फीके पड़ने लगे। साफ था, विरासत मिल चुकी थी, गुफा टूटने वाली थी। मैं मुड़ा, बाहर जाने की सोची, पर जैसे ही मैंने गुफा से बाहर पैर रखा और दुआन लोंग या के नीचे वापस आया, मेरा दिल अचानक धक से रह गया। एक बहुत बेकाबू, उलझी हुई, जान लेने वाली ऊर्जा बिना किसी वार्निंग उत्तर वाले आसमान से आई, जैसे कोई बहुत बड़ा पत्थर शांत तालाब में गिरा हो। बहुत बड़ी लहरें उठ गईं। पूरी धरती की आत्मिक शक्ति जैसे चिल्ला रही थी, कांप रही थी, जैसे किसी विनाशकारी ताकत से डर रही हो। मैंने झट से सिर उठाया, चिंगशुआन संप्रदाय की दिशा में देखा। वो पहाड़ी द्वार जहां मैं 20 साल से ज्यादा रहा, जो पीढ़ियों के बड़ों की मेहनत से बना था, हजारों साल से संप्रदाय की रक्षा कर रहा था, धीरे धीरे फट रहा था, टूट रहा था। सुनहरी सुरक्षा वाली रोशनी कांप रही थी, गिरने वाली थी। निशान टूटने की आवाजें सैकड़ों मील दूर तक साफ सुनाई दे रही थीं। धरती की आत्मिक शक्ति जैसे चिल्ला रही थी। मैं साफ देख पा रहा था, एक आदमी जलती हुई आग में लिपटी एक बहुत बड़ी कुल्हाड़ी लेकर बार बार चिंगशुआन संप्रदाय की सुरक्षा वाली रोशनी पर वार कर रहा था। हर वार से पूरा चिंगशुआन पहाड़ जोर से कांप रहा था। रोशनी कमजोर होती जा रही थी, हजारों सुनहरे निशान टूटकर गायब हो रहे थे। सुरक्षा वाले जाल की चमक धीरे धीरे कम हो रही थी। ये लायांग वैली वाले लोग थे, सिर्फ वही लोग ऐसी बेरहम विनाशकारी आग वाली कुल्हाड़ी चला सकते थे। सिर्फ उनकी ही चिंगशुआन संप्रदाय से ऐसी ना खत्म होने वाली पुरानी दुश्मनी थी। मेरे वो पापा, जिन्हें इज्जत और संप्रदाय की शान अपनी असली बेटी से भी ज्यादा प्यारी थी। चिंगशुआन संप्रदाय के मुखिया गो झेंगचिन अभी हवा में लटके हुए थे, चेहरा कागज जैसा सफेद, मुंह से खून बह रहा था। उनकी निजी तलवार को नुकसान पहुंचा था, उनकी आत्मा को भी गहरी चोट लगी थी। हालत बहुत कमजोर थी। उनके हाथ में पकड़ी छिंगजुआंग तलवार की चमक बहुत हल्की और फीकी थी। ब्लेड पर वो दरार जो मैंने पहले डाली थी, अब एक भद्दे घाव की तरह उसे अंदर से खा रही थी। दरार और बड़ी हो रही थी, जैसे पूरी तलवार टूट जाएगी। निजी तलवार खराब होने से उनकी आत्मा भी जुड़ी हुई कमजोर हो गई थी। अभी वो मेरी आधी शक्ति भी दिखा पाए तो बहुत है। सामने खड़ा वो बड़ी कुल्हाड़ी वाला, लाल बालों वाला, डरावने चेहरे वाला मजबूत आदमी लायांग वैली का मुखिया था, ली छिंगथिन। 20 साल पहले गुझिंची ने उसकी एक बांह काट दी थी। अब अपनी शक्ति बढ़ाकर बदला लेने आया था। वो सिर्फ ठंडा सा हंसा, आंखों में बदले की खुशी साफ झलक रही थी। फिर से कपड़े गिराए, आग का विस्फोट पहले से और ज्यादा शक्तिशाली हो गया। गुझिंचिन, आज मरने को तैयार हो जाओ। आज ही तुम्हारे चिंगशुआन संप्रदाय के खत्म होने का दिन है। गुझिंचिन ने मुश्किल से तलवार उठाकर रोकने की कोशिश की। हाथ कांप रहा था, एनर्जी गड़बड़ हो गई थी। इस तेज वार को रोकने की हिम्मत नहीं बची थी। एक जोरदार धमाका हुआ, पूरी जगह धुएं से भर गई। वो किसी टूटी डोर वाली पतंग की तरह सीधे मेन हॉल की छत में जा गिरे। पत्थर और लकड़ी के टुकड़े उड़े, धुआं फैल गया, पूरा शरीर मलबे के नीचे दब गया। जिंदा है या मर गया पता नहीं। पापा, भाई की चीख, गुफेंग की आवाज दिल चीरने वाली थी, पूरे चौक में गूंज रही थी। वो और बाकी एल्डर्स डर के मारे सफेद पड़ गए, पूरी ताकत लगाकर अपनी एनर्जी और अस्त्र इस्तेमाल कर रहे थे। सुरक्षा वाले जाल को बचाने की कोशिश कर रहे थे, पर इतनी बड़ी ताकत के सामने ये सब बहुत छोटा था। उनकी डाली गई एनर्जी जैसे समंदर में पत्थर गिरने जैसे बेकार जा रही थी, कोई असर नहीं हो रहा था। मेरी माँ, जो हमेशा ऊंचे दर्जे पर रहती थी, पूरी जिंदगी सिर्फ गुनियान को प्यार करती रही। सू आनेर अभी अपना होश खो चुकी थी, मेकअप बिखर गया था, बाल खुले हुए थे, उनमें वो पुराना ग्रेसफुलपन नहीं बचा था। वो जमीन पर घुटनों के बल बैठी, अपनी स्टोरेज बैग से लगातार बड़ी बड़ी पिल्स निकालकर मुंह में डाल रही थी। गोलियां तुरंत घुल जाती, एनर्जी तेजी से बढ़ती, पर फिर भी जितनी तेजी से खत्म हो रही थी, उसे पूरा नहीं कर पा रही थी, क्योंकि उनकी असली ताकत लड़ाई में नहीं थी। वो सिर्फ हीलिंग और पिल बनाने में माहिर थी। इस वक्त उनका चेहरा मेरे पापा से भी ज्यादा बुरा दिख रहा था। आंखों में घबराहट और पूरी निराशा थी। टूटे हुए मेन हॉल को देखकर बदन कांप रहा था। और गुनियान, वो भतीजी जिसे सब लाड़ प्यार से पाल रहे थे, अभी एल्डर्स के पीछे छिपी थी। चेहरा सफेद, बदन कांप रहा था। हाथ में वो टूटी हुई बैगनी बिजली वाली तलवार थी। अब उसमें वो संप्रदाय प्रतियोगिता वाला घमंड या तेवर बिल्कुल नहीं बचा था, सिर्फ डर और कमजोरी थी। उसके सुनहरे केंद्र वाली शक्ति लायांग वैली के इस हमले के सामने एक चींटी जैसी थी। आगे आने की हिम्मत भी नहीं हुई। पूरा चिंगशुआन संप्रदाय अफरा तफरी में था। स्टूडेंट्स हर तरफ भाग रहे थे, रोज चिल्ला रहे थे। जो आवाजें आ रही थीं, तलवारों की टकराहट,
फॉर्मेशन टूटने की आवाज़ें, सब मिलकर उस जगह को जहन्नम बना रहे थे। जहाँ कभी शांति थी, वहाँ अब खून बह रहा था, लाशें बिछी थीं। मैं चुपचाप देख रही थी, मन में कोई हलचल नहीं थी। जब मुझे सबके सामने सेक्ट से निकाला गया था तब कोई नहीं बोला, किसी ने मेरी तरफ से एक लफ्ज़ नहीं कहा। सबने देखा और चुप रहे। तो अब सेक्ट पर मुसीबत आई है तो इसका मुझसे क्या लेना देना। मेरा मन कर रहा था कि कोई शांत जगह ढूंढूं और अभी मेरी दायन गोई को समझूं, चिंशुन सेक्ट से हमेशा के लिए नाता तोड़ लो। आगे ना तेरा रास्ता न मेरा। लेकिन तभी लियांग वैली के उस वैली मास्टर ने, जिसके लाल बाल हवा में उड़ रहे थे, उसने अपनी बड़ी कुल्हाड़ी एक झटके में मारी। टूटे हुए महल की दीवारें उड़ गईं, धूल हुई, पत्थर बिखरे, और फिर उसने उस आधे मरे, खून से लथपथ गु जिनचेंग को ऐसे उठाया जैसे कोई मुर्गी उठाता हो, और धम से जमीन पर पटक दिया। गु जिनचेंग के मुंह से खून का एक बड़ा फव्वारा निकला। सांसें मुश्किल से चल रही थीं। सेक्ट नेता वाली कोई शान नहीं बची थी। गु जिनचेंग, उसकी आवाज गूंज उठी, गुस्से से, नफरत से भरी। 20 साल पहले तूने मेरा एक हाथ काटा, यिन यांग फ्रूट छीना, मेरी कल्टीवेशन बर्बाद की। आज मैं तेरे पूरे चिंगशन सेट को मिट्टी में मिला दूंगा, एक भी नहीं बचेगा। बोलते बोलते उसने जलती हुई वो बड़ी कुल्हाड़ी ऊपर उठाई। लपटें आसमान तक जा रही थीं, जैसे पूरा आसमान जलने वाला हो। आसपास की हवा गर्मी से कांप रही थी। बस अब खत्म हो जाएगा। चिंगशन सेक्ट के सभी डिसाइपल्स के चेहरों पर यही लिखा था। सबने आंखें बंद कर लीं। उन्हें पता था, सेक्ट नेता मरा तो सब मरे, कोई नहीं बचेगा। और जब वो कुल्हाड़ी गू जेनचेन की गर्दन पर गिरने ही वाली थी, तभी मेरी माँ जैसे पागल हो गई। उसने अपने कपड़ों से एक पुराना पीला तालिस्मान निकाला। ये वो तालिस्मान था जो हजारों मील दूर सीधे किसी के दिमाग में आवाज पहुंचा सकता था। पूरे चिंगशुन सेक्ट में बस गिने चुने थे, बहुत कीमती। उसने आखिरी ताकत लगाकर अपनी जबान काटी और खून उस तालिस्मान पर थूक दिया। खून गिरते ही वो तालिस्मान तेज लाल रोशनी से चमक उठा। स्पिरिचुअल एनर्जी का एक बड़ा झटका निकला, और अगले ही पल एक रोती हुई, पछताती हुई, भर्राई हुई आवाज, जानी पहचानी भी और अजनबी भी, सीधे मेरे दिमाग में फट पड़ी। लोयर, बचा लो हमें, बचा लो चिंगशुन सेक्ट को। माँ को पता है उसने गलती की, प्लीज वापस आ जाओ। वो आवाज मेरे दिमाग में फट पड़ी, रोती हुई, पछताती हुई, एकदम टूटी हुई। लोयर, उसने मुझे लोयर कहा। मैं हंसने वाली थी। आखिरी बार उसने मुझे ऐसे कब बुलाया था? शायद 10 साल पहले, जब मुझे तेज बुखार था, स्पिरिचुअल एनर्जी बिगड़ गई थी, मैं लगभग मरने वाली थी, उस ठंडे कमरे में अड़ी थी। वो आई, एक नज़र देखा, माथे पर बल पड़े, और बोली, नैनियन की कल्टीवेशन में प्रॉब्लम है, उसके लिए पिल बनानी है, तुम खुद संभालो। और फिर पलटकर चली गई। एक सस्ती सी फीवर की दवाई नहीं छोड़ी, मुझे जिंदगी और मौत के बीच अकेला छोड़ दिया। उसके पास हमेशा कोई ना कोई बहाना था। नियानियन का बर्थडे है, उसे सबसे अच्छी स्पिरिचुअल आइटम चाहिए। नियानियन को कोई रेयर मैजिक वेपन चाहिए। भाई से लाखों में खरीदवाओ, पलक भी ना झपके। नायनियन की कल्टीवेशन में रुकावट है, खुद सबसे अच्छी जिंगलिंग पिल बनाओ। नायनियन का मन खराब है, पूरे सेक्ट को उसके हिसाब से चलाओ, और मुझे हर बात में झुकाओ। मेरी वो प्यारी माँ, एक बड़ी इमॉर्टल, जिसने न जाने कितने सेक्ट के लोगों को बचाया, लेकिन अपनी सगी बेटी की कभी परवाह नहीं की। हमेशा कोई ज्यादा जरूरी काम था, हमेशा कोई ज्यादा जरूरी इंसान था। और सेक्ट की बड़ी कंपटीशन वाले दिन भी यही कहा था, लोअर, न्यानियान तुमसे जीतना चाहता है, तुम थोड़ा हार जाओ, उसका दिल मत तोड़ो। और अब जब उसकी गर्दन पर कुल्हाड़ी है, चिंगशुन सेक्ट बर्बाद होने वाला है, तब याद आई मैं, और रो भी रही इतने जोर से। तभी एक ख्याल बिजली की तरह दिमाग में कौन था? जंगजिन पवेलियन, वो बूढ़े एमोलाओ, वो जो बर्फबारी के दिनों में चुपके से एक कटोरी गर्म सूप देकर जाते थे, एक गर्म मीठा केक थमा देते थे। वो जिन्होंने तब, जब पूरे सेक्ट ने मुझे अकेला कर दिया था, सिर्फ उन्होंने कहा था, छोटी मालकिन में वो चीज है जो बड़े बड़ों में नहीं होती, मुर्गियों से कंपटीशन करने की जरूरत नहीं। वो जिन्होंने जिंदगी भर जैंगजिन पवेलियन की रखवाली की, सब देखा, सब समझा, और अकेले मुझे थोड़ी सी गर्मजोशी दी, वो अभी भी अंदर है। लियांग वैली वाले खून के प्यासे हैं। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कौन बूढ़ा दरबान है, कौन सीनियर है, कौन बेकसूर है। उनकी नजर में चिंशुन सेक्ट का हर इंसान मरने के लायक है। एक ठंडी लहर पैरों से सिर तक दौड़ गई। मेरे पिता मरे या जिए, मुझे फर्क नहीं। माँ को पछतावा हो या न हो, इससे भी कोई मतलब नहीं। गुफेंग, गुनियान, उनकी जान की भी मुझे चिंता नहीं, लेकिन एमोलाओ, नहीं। उनका कर्ज इस जिंदगी में नहीं उतर सकता। अगले ही पल मेरे पैरों के नीचे जमीन कड़क कर टूट गई। काली एनर्जी चारों तरफ बिखर गई, पत्थर, तलवारें, पूरी जगह थोड़ी सी हिल गई, और मैं वहां से जा चुकी थी। सामने पहाड़, नदियां, पेड़, सब धुंधले से रोशनी बनकर पीछे छूटते जा रहे थे। वो 1000 मील वाला टैलिस्मैन हो, वो सोर्ड पर उड़ना हो, वो शॉर्टकट टेक्निक्स हो, सब कछुए ही चाल लगते थे मेरे सामने। एक कदम रखा, 100 मील पार। 2 कदम में चिंगशुन सेक्ट के दरवाजे के बाहर। वो हिलता डुलता प्रोटेक्टिव एरे मेरी नज़र में एक कागज़ की दीवार जैसा था। मैं उसे छुई भी नहीं, बस पास से गुजरी, और मेरी थोड़ी सी एनर्जी निकलते ही वो अरे कांप उठा। रून्स टूटने लगे, लगभग वहीं बिखर गया। दरवाजे पर खड़े लियांग वैली के डिसाइपल्स मेरी उस एनर्जी से खून उगलते हुए पीछे उड़ गए।
मुख्य चौक पर खून की नदियां बह रही थीं, लाशें बिछी थीं, शांति जा चुकी थी, बस खून की बदबू और निराशा बची थी। वो लाल बालों वाला बड़ी कुल्हाड़ी उठाए लाए चिंटियन मुस्कुराते हुए कुल्हाड़ी ऊपर उठाए खड़ा था। लपटें उठ रही थीं, गर्म हवा पूरी जगह में फैल रही थी। अभी गिरी नहीं थी, लेकिन उसी गर्मी से मेरे पिता के चेहरे पर छाले पड़ गए, चमड़ी जलने लगी। गू जेंगचंग मर जा। माँ और भाई की चीखें बिल्कुल टूटी हुई थीं, पूरी तरह हार चुकी थीं। गू नियान तो डर के मारे जमीन पर ही बैठ गई, कांप रही थी। कुल्हाड़ी तबाही मचाने वाली थी। बस अब खत्म, यही सोच रहे थे वहां बचे सब लोग। लेकिन जिस धमाके की गर्दन गिरने की आवाज का सबको डर था, वो आई नहीं। बस एक हल्की सी आवाज आई, जैसे किसी ने उंगली से गिलास को हल्के से ठोका हो। वो जलती हुई विशाल कुल्हाड़ी, जो किसी पहाड़ को काट सके, किसी नदी को रोक सके, किसी भी बड़े कल्टीवेटर को मार सके, रुक गई। बस रुक गई। मेरे पिता की गर्दन के ऊपर 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ सकी। उस कुल्हाड़ी के सामने न जाने कब 2 उंगलियां आ गई थीं, साधारण सी गोरी पतली उंगलियां। बिल्कुल आराम से, बिना किसी एफर्ट के उन्होंने वो कुल्हाड़ी थाम ली थी। और जैसे ही मैंने कदम उठाया, ली चिंतियन का चेहरा जम गया। वो मुस्कान जो थी वो उसके चेहरे पर चिपक गई, जैसे किसी ने मास्क लगा दिया हो। उसने कुल्हाड़ी वापस खींचने की कोशिश की, पूरी ताकत लगाई, एनर्जी झोंक दी, लपटें और बड़ी कर दी। लेकिन कुल्हाड़ी उन 2 उंगलियों के बीच से हिली तक नहीं। जैसे वो कुल्हाड़ी नहीं, एक तिनका हो। कौन है? लाए चिंक्यान चिल्लाया। आवाज कांप रही थी, यकीन नहीं हो रहा था। मरना चाहता है क्या? मेरा काम बिगाड़ने आया है? लाए चिंक्यान एक बड़ा पावरफुल कल्टीवेटर था। उसकी स्टेज बहुत ऊंची थी। घबराया जरूर था, लेकिन हाथ नहीं रुके। दूसरे हाथ से मुट्ठी बांधी, उसमें लपटें जलाईं। तापमान इतना बढ़ा कि हवा कांपने लगी, लोहा पिघल सके। ऐसी मुट्ठी सीधे मेरे चेहरे पर आई। वो एक घूंसा एक छोटे पहाड़ को मैदान बना सकता था। मैंने फिर भी हाथ नहीं लाया, बस हल्के से एक फूंक मारी। बस एक फूंक, और वो जलती लपटें जो सब कुछ जला सकती थीं, फुस करके बुझ गईं। एक धुआं तक नहीं बचा। और उससे भी बुरा हुआ, लाई चिंगटेम के उस हाथ की चमड़ी फट गई, सूख गई, काली पड़ गई। उसकी पूरी एनर्जी एक पल में खिंच गई। हड्डियां तक दर्द से चीखने लगी। लाई चिंगटेम ने एक दर्दनाक चीख मारी और टूटी पतंग की तरह उड़कर पीछे गिरा। आधा पहाड़ ढह गया, धूल उड़ी, पत्थर बिखरे। अब वो उठ नहीं सका। पूरी जगह पर सन्नाटा छा गया। पत्ते की आवाज भी सुनाई दे। सब बस मुझे देख रहे थे। आंखों में डर था, हैरानी थी, यकीन नहीं हो रहा था। चिंशुन सेक्ट के डिसाइपल्स ने आंखें फाड़ी, पहचान लिया मुझे। वो लड़की जिसे सेक्ट ने छोड़ दिया था। लोअर मार्च से पहले होश में आई। जमीन पर बैठी थी, चेहरे पर खून और आंसुओं का मैला था। मास्कारा बह चुका था, आवाज कांप रही थी, कुछ समझ नहीं आ रहा था। तुम वापस आ गई? माँ को पता है गलती हुई, अब कभी ऐसा नहीं होगा, माफ कर दो ना। पिता गु जेनचुंग ने मुश्किल से सिर उठाया। धूल भरे चेहरे पर हैरानी थी। जब उन्होंने मेरा चेहरा देखा, आंखें सिकुड़ गईं, पूरा बदन झटके से हिला। तुम हो? उनकी आवाज में यकीन नहीं था, और एक छुपी हुई शर्म भी थी। जिस लड़की को उन्होंने छोड़ा था, जिसे कभी सही से देखा नहीं था, जो उनके लिए शर्म थी, आज उसी ने उनकी जान बचाई थी। मौत से भी बुरा लग रहा था उन्हें। मैंने उनकी तरफ नजर नहीं डाली, शांत नजरों से पूरे चौक को देखा। लियांग वैली के डिसाइपल्स रुक गए थे, एक दूसरे को देख रहे थे। चेहरे पीले पड़ गए थे, कांप रहे थे। कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसे मारो, मुझे मारो उसे। दूर से लाइट चिंगटेन मलबे से निकला, कपड़े फटे, एक हाथ काला पड़ा, आवाज बैठ गई थी, पागलों की तरह चिल्ला रहा था। मारो इसे, चिंगशन सेट के सब मरने चाहिए, मैं सबको राख कर दूंगा। कुछ लियांग वैली के सीनियर डिसाइपल्स ने दांत भींचे, चेहरे पर गुस्सा था। सबने अपने मैजिक वेपन्स निकाले, पूरी एनर्जी लगाई और मुझ पर टूट पड़े। उनका मिला जुला अटैक बहुत खतरनाक था। एक पल में फायर बॉल्स, आइस स्पाइक्स, स्वॉर्ड एनर्जी, ब्लेड एनर्जी, मैजिक वेपन्स की रोशनी हर तरफ से आ रही थी, रंग बिरंगी, पूरे चौक को रोशन कर रही थी। इतनी ताकत कि एक बड़े सेक्ट को खत्म कर सके। चिंगशुन सेक्ट के बचे हुए डिसाइपल्स ने आंखें बंद कर लीं, देख नहीं सकते थे। सोच रहे थे अब वो पल भर में चूर हो जाएंगी। मैंने एक लंबी सांस ली। यार, सच में बड़ी झंझट है। मैं तो बस एमओ लाओ को लेने आई थी, इतना सब क्यों? मैंने दायां हाथ उठाया, अंगूठा खोला और हल्के से मुट्ठी बंद की, जैसे कोई रेत मुट्ठी में भर रहा हो, आराम से, बिना किसी एफर्ट के। और बस उतने में ही सारे आते हुए अटैक्स, सारे उड़ते मैजिक वेपन्स, सारी एनर्जी हवा में जमकर रुक गई। एक भी हिल नहीं सका। और फिर धाए 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 के बाद एक तेज आवाजें आई। वो सारे मैजिक वेपन्स, चाहे कितने भी ऊंचे लेवल के हों, चाहे कोई भी हों, सब पाउडर बनकर हवा में उड़ गए। वो सारे अटैक्स, चाहे कितने भी पावरफुल हों, चाहे कोई टेक्निक हो या मार्शल स्किल, सब बेकार हो गए, जैसे थे ही नहीं। वो सारे लियांग वैली के सीनियर डिसाइपल्स एक के बाद एक जमीन पर गिर पड़े, मुंह से खून निकला, उनकी कल्टीवेशन बर्बाद हो गई। वो फिर कभी नहीं उठ सकते थे। इस बार तो सांस लेने की आवाज भी नहीं आई। भूत है, लियांग वैली की एक डिसाइपल ने कांपती आवाज में कहा। टांगें कमजोर पड़ी और वो पलट कर भागा। एक भागा तो 100 भागे।
जो अभी तक इतने बड़े बड़े दावे कर रहे थे वो सब अब कुत्तों की तरह भाग रहे थे, हथियार छोड़ते जा रहे थे, पीछे मुड़कर देखने की भी हिम्मत नहीं थी। मैंने पीछा नहीं किया, कीड़े मकोड़े हैं, इनके लिए हाथ उठाना भी फिजूल है। मैंने पलटकर जांगजिन पवेलियन की तरफ देखा। एमओ लाउस पुरानी इमारत की तीसरी मंजिल की खिड़की में खड़े थे, दूर से मुझे देख रहे थे। उनकी बूढ़ी आंखों में मुस्कान थी, संतोष था। मैंने उनकी तरफ सिर हिलाया, वो मुस्कुराए। उस बेदांत वाली मुस्कान में सब कुछ था। धूप में वो मुस्कान और भी गर्म लग रही थी। फिर मैंने जमीन पर पड़े पीले चेहरे वाले गू जेंचन की तरफ देखा। आवाज शांत थी, लेकिन उसमें एक वजन था जो टाला नहीं जा सकता था। चिंगशन सेक्ट के नेता गू जेंचन का चेहरा कभी लाल कभी सफेद होता रहा। शर्म, डर, बेइज्जती सब एक साथ। आखिर में मुश्किल से सिर हिलाया। हाँ हाँ, मैंने कहा, अब से नहीं हो। वो चौंक गया, लगा शायद सुनाई गलत दिया। मैंने चौक में बचे हुए चिंगशन सेक्ट के डिसाइपल्स और एल्डर्स की तरफ देखा। आवाज साफ थी, हर कोने तक पहुंची। आज से चिंगशन सेक्ट भंग। इतना सुनते ही पूरी जगह हलचल मच गई। नहीं, ये नहीं हो सकता, गुफिंग झल्लाते हुए बोला। चेहरा तमतमा गया। चिंगशन सेक्ट 1000 साल पुरानी विरासत है, तुम ऐसा नहीं कर सकती। तुम्हें कोई हक नहीं। हक है, मैंने उसे बीच में काटा। नज़र ठंडी थी, क्योंकि अभी तुम सब लगभग खत्म हो चुके थे और मैंने बचाया। तो मेरी बात ही रूल है, लेकिन तुम चिंगशन सेक्ट की हो, तुम जूनियर सेक्ट नेता हो। माँ रोती हुई घिसट कर आई, मेरे पैर पकड़ने की कोशिश की, आंसू और नाक सब बह रहे थे। लोए वापस आ जाओ, माँ से गलती हुई, हम सबसे अच्छे रिसोर्सेज तुम्हें देंगे, तुम्हें सेक्ट नेता बनाएंगे। नहीं, मैंने शांति से कहा, बिल्कुल बिना किसी इमोशन के। मैं चिंगशन सेक्ट से निकल चुकी हूँ, याद है जब सबके सामने मुझे बर्बाद करने की कोशिश हुई, तभी से। वो सब चुप हो गए, चेहरे सफ़ेद पड़ गए, एक लफ्ज़ नहीं निकला। चिंगशन सेक्ट के भंग होने के बाद सेक्ट का पूरा पहाड़ी इलाका एमोलाव का। मैंने आगे कहा, सभी डिसाइपल्स और एल्डर्स को चॉइस है, जाएं या रहें, लेकिन आगे से चिंगशन सेक्ट का नाम लेकर कुछ मत करना, वरना नतीजा खुद भुगतना। मैंने मोलाओ की तरफ देखा। उन्होंने हाथ हिलाया, चेहरे पर कोई परवाह नहीं। मतलब था, मुझे टूटा फूटा पहाड़ क्या करना। लेकिन मैं जानती थी, उन्होंने यहाँ पूरी जिंदगी बिताई थी, यहाँ उनकी यादें थीं। उन्हें एक शांत जगह चाहिए थी बाकी की जिंदगी के लिए। रही बात तुम तीनों की, मैंने गू जोंगचन, माँ और गू फेंग की तरफ देखा। नज़र बेरुखी से भरी थी। अपना रास्ता खुद ढूंढो, आज के बाद तुम्हारा और मेरा कोई रिश्ता नहीं। लॉयर, मैं तेरा बाप हूँ। गू जिंगचिंग चिल्लाया, उठने की कोशिश करने लगा। खून का रिश्ता है, इतनी बेरहम मत बन। कभी था, मैंने टोका, एक एक लफ्ज उसकी आखिरी इज्जत को चीरता गया। जब तूने गूनियान को चुना, उस दिन से नहीं रहा। मैंने उसकी आंखों में देखा, नजर बिल्कुल ठंडी थी, कोई गर्मी नहीं। एक लफ्ज और बोला, तो तेरी कल्टीवेशन छीन लूंगी। तब असली फील होगा कि आम इंसान की जिंदगी कैसी होती है, कि जब ऊपर वाले से मांगो वो न सुने और नीचे वाला भी नहीं है। गुजनचंग की बात गले में ही अटक गई, चेहरा सफेद पड़ गया, पूरा बदन कांपने लगा। उसने मेरी आंखों में देखा और समझ गया, ये लड़की सच में कर सकती है। बुनियान एक कोने में सिकुड़ी बैठी थी, सिर उठाने की हिम्मत नहीं थी। उसे पता था उसका घमंड और एटीट्यूड मेरे सामने बेकार था। ये सब सेटल करके मैंने एक कदम रखा, और अगले ही पल जैनजिन पवेलियन के दरवाजे पर थी। एमो लाओ नीचे आ चुके थे, एक पुरानी लकड़ी की छड़ी थाने। दरवाजे पे खड़े थे मेरा इंतजार करते हुए। चेहरे पर गर्व की मुस्कान थी। अरे बच्चे, वो हंसते हुए बोले, आवाज में पूरा गर्व था। मुझे पता था तो एक दिन बहुत ऊंचा उड़ेगा। झंझट। मैंने सिर हिलाया बेबस होकर। पूरी जगह एक बार फिर शांत हो गई। बिल्कुल झंझट। एमओ लाओ ने सिर हिलाया। उनकी बूढ़ी आंखें मुझे देख रही थीं, लेकिन मन हल्का हुआ ना। 20 साल का बोझ आज उतरा। मैं एक पल के लिए चुप रही, फिर मुस्कुराई। हाँ, सच में वो भारी ठंडा 20 साल से सीने पर रखा पत्थर आज सच में टूट गया था, पूरी तरह, हमेशा के लिए। आगे क्या सोचा है? एमओ लाओ ने पूछा, छड़ी पकड़े, सिर उठाकर मुझे देखते हुए। मैंने वो पुराना जानवर की खाल वाला नक्शा और काला टोकन निकाला। टोकन अभी भी ठंडा था, उस पर बना भूत जैसा निशान साफ दिख रहा था। दायान गी बस शुरुआत है, मैंने धीरे से कहा। मैं देखना चाहती हूँ हॉटियन एम्परर की असली विरासत क्या है, उन बड़े एंशिएंट शहरों के ऊपर क्या है, और इस दुनिया के बाहर क्या है। एमओ लाओ की आंखें चमक उठीं, जैसे कोई बच्चा एक्साइटेड हो गया हो। हाँ, यही तेरा रास्ता है। चिंगशुन सेक्ट बहुत छोटी थी, ये दुनिया भी बहुत छोटी है। तुझे रोक नहीं सकती। तो आसमान की ईगल है, इस छोटी सी जगह में नहीं बंधनी चाहिए। उन्होंने मेरे कंधे पर हाथ रखा। हाथ खुरदरा था, लेकिन गर्म था। जा, जितना ऊंचा उड़ सके उड़, जितनी दूर जा सके जा। मैं यहाँ रहूंगा, जांगजिन पेविलियन की रखवाली करता रहूंगा, और देखता रहूंगा तुझे ऊपर जाते हुए। आप मेरे साथ नहीं चलेंगे? मैंने पूछा। मन में हल्की सी हलचल हुई, चाहती थी वो भी चले, इस झंझट से दूर। एमओ लाओ ने सिर हिलाया, उस जांगजिन पवेलियन की तरफ देखा जिसकी उन्होंने पूरी जिंदगी रखवाली की थी। आंखों में प्यार था। मैं बूढ़ा हो गया हूँ, उड़ नहीं सकता, जाना भी नहीं चाहता। यहाँ अच्छा है, शांत है, किताबें हैं, यादें हैं, बुढ़ापे के लिए बढ़िया जगह है। बाहर की दुनिया बहुत उथल पुथल है, ये बूढ़ी हड्डियां झेल नहीं पाएंगी। मैंने जोर नहीं दिया। हर किसी का अपना रास्ता होता है। मेरा रास्ता दूर था, उनका रास्ता यहीं था। मैंने एमओ लाओ को एक गहरा झुककर प्रणाम किया।
ये झुकना उनकी समझदारी के लिए था, उनकी गर्मजोशी के लिए था, 20 साल की उस चुपचाप देखभाल के लिए था, और उस अकेले एहसान के लिए जो उन्होंने दिया था। एमओ लाओ, अपना ख्याल रखना, जा बेटे। एमओ लाओ ने हाथ हिलाया, मुस्कान में माँ जैसी ममता थी। सलामत रहना, याद रखना, मन साफ हो तो रास्ता अपने आप मिल जाता है। मैं सीधी खड़ी हुई, पलट कर नहीं देखा, एक कदम रखा, पैरों के नीचे बादल उठने लगे, आसमान खुल गया। इस बार मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। चिंगशुन सेक्ट की दूरी, गू परिवार का रिश्ता, पुरानी तकलीफें, पुरानी निराशाएं, सब पीछे छूट गई। आगे था खुला आसमान, वो एंशियंट शहर